नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में एनसीईआरटी कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्लेट जो है वो हमेशा क्या करती है, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, और यह प्रत्येक वर्ष कितना होता है, कुछ मिलीमीटर होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघला रहता है वो किस रूप में घूमता है, एक वृत्तीय गोले के रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की जो सतह होती है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। उन बलों के कारण निर्धारित किया गया है जिनके कारण ये गति क्या होती है, उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो बल क्या होते हैं, पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जो आंतरिक बल होते हैं, अंतर्जनित बल होते हैं, वह कभी क्या करते हैं, तेज गति उत्पन्न करते हैं, अचानक से, आकस्मिक, और कभी क्या होती है, उसमें धीमी गति होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब कैसी गति है, अंतर्जनित है लेकिन आकस्मिक है, अचानक से होता है। भूकंप कहीं अचानक से आता है, ज्वालामुखी का विस्फोट भी अचानक से होता है, और इनसे बहुत ज्यादा हानि होती है, नुकसान होता है। पृथ्वी की गतियां दो होती, अंतर्जनित और बहिर्जनित। आकस्मिक बल और एक होता है पटल विरूपणी बल। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन, ये सब क्या हो गए, आकस्मिक बल हो गए, ये अचानक से होते हैं। अब पटल विरूपणी बल, जैसे पर्वत निर्माण कार्य, जैसे पर्वत का निर्माण वो धीरे धीरे होते रहता है। जैसे हिमालय को माना जाता है कि आज भी उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो अचानक से तो हो नहीं रहा, धीरे धीरे हो रहा है। बहिर्जनित बल जैसे अपरदन और निक्षेपण, ये सब क्या होते हैं, बाह्य बल होते हैं। जैसे नदी बहता जल, नदी हो गया या फिर बहता हुआ जल, पवन हो गया, समुद्री तरंग हो गया, हिमनद हो गया, इनसे क्या होता है, अपरदन होते रहते हैं और निक्षेपण भी होते रहते हैं। जैसे नदी अपने साथ मलबा वगैरह सब बहा के लेके जाती रहती है और कहीं ले जाके निक्षेपित करती रहती है। ऐसे ही पवन भी क्या करता है, हवा में धूल के कण को उड़ा के ले जाता है और कहीं अन्यत्र जगह निक्षेपित कर देता है, तो निक्षेपण हो गया। समुद्री तरंग भी यही करती है। हिम भी ऐसे ही करता है। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए,
एक रंगीन कागज की क्या कीजिए, छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए और इसे क्या करिए, जल के आधे भरे हुए बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें और बीकर को क्या करें, तिपाई पे रख करके गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। तो जब जल को गर्म करेंगे तो ये देखेंगे कि जो कागज की गोली है वो भी क्या हो रही है, ऊपर उठने लगती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह क्या होती है, नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा रहता है वो भी इसी प्रकार की क्या करता है, गति करता है। स्थल मंडलीय प्लेट। भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं। भूप्रकृति के अंदर क्या होते हैं, छोटी, कठोर और असमान, मतलब उनका जो आकार होता है वो समान नहीं होता है, असमान होता है। प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। जिन पर क्या है, महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। ज्वालामुखी। भूप्रकृति पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, भूप्रकृति पर एक खुला हुआ छिद्र होता है। जैसे ये नीचे मैग्मा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्फोट किया, यहाँ पे खुल गया और इसी से क्या होता है, मैग्मा निकलता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। और ये क्रिया क्या होती है, अचानक से होती है। इससे पहले निकलते गैस और राख निकलते हैं और ये निकास वेंट होता है और यही है लावा जो इधर और उधर चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये लावा हो गया और ये प्रॉपर्टी है, ये मेंटल है। ये प्रॉपर्टी यानी कि सतह का ऊपरा भाग, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं और मध्य भाग को मेंटल कहते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। इसी प्रकार से प्लेटों की गति के कारण ही क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। यह कंपन क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहां पे कंपन क्या होता है, आरंभ होता है, स्टार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अधिकेंद्र से जहाँ पे एकदम ठीक उसके ऊपर 90 डिग्री वाला जो एरिया वही होता है अधिकेंद्र, और उससे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ये इसकी जो गति की तीव्रता है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भूकंप की जो गति की तीव्रता है वह कम होने लगती है। ये हो गया अधिकेंद्र। ये उद्गम केंद्र, इसको फोकस भी कहते हैं। अधिकेंद्र को एपी सेंटर भी कहते हैं क्योंकि इसको यहाँ सबसे पहले पहुंचता है, यहीं पे जस्ट ऊपर। और ये प्लेट की सीमा है। ये भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई, ये जो तरंग है वो चारों तरफ क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही हैं। शब्द उत्पत्ति। एंडो
अंतः एक्सो बाह्य प्लस जेनिक। जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, एंडो का मतलब अंतः हो गया, एंडोजेनिक का मतलब होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक यानी आंतरिक, एक्सोजेनिक यानी बाह्य। क्रियाकलाप, एक बर्तन ले, उसे जल में भरकर ढक्कन से बंद कर दें। एक बर्तन ले, उसे जल से भर करके क्या कर दें, ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें, और जल को क्या करें, गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। क्या करें, कुछ मटर रख दें, चम्मच रख दें और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही जल में उबाल आता है, ये देखेंगे कि जैसे ही जल में क्या होगा, उबाल आएगा, ढक्कन भी हिलने लगता है। तो जल के ऊपर जो ढक्कन रखा रहता है वो स्टीम की वजह से क्या होता है, हिलने लगता है। जो वस्तुएं अब आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगा, और जब ढक्कन हिलने लगेगा तो जो उसके ऊपर की जो वस्तु रखी गई है उसमें भी क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है। जो उसपे दाने, मटर के दाने हैं, वह क्या हो जाते हैं, हिलने की वजह से, कंपन होने की वजह से वो नीचे चले जाते हैं, और जो चम्मच होता है वो हिलने लगता है, कंपन होने की आवाज आने लगती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं, और इसी प्रकार से जब पृथ्वी में के अंदर जब भूकंप आता है तो ऐसे ही कंपन उत्पन्न होता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंप की जो तरंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। दूसरी होती है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, इसे लघु तरंग भी कहते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ये पी तरंग जो है इसकी स्पीड काफी तेज होती है, सबसे ज्यादा इसकी स्पीड तेज होती है, सबसे पहले उत्पन्न होती है, जिससे नुकसान बहुत कम होता है। एस तरंग इसके पी तरंग के बाद उत्पन्न होती है, तो इससे इसकी अपेक्षा ज्यादा नुकसान होता है। और एल तरंग जो होता है वो सतही तरंग होता है, पृष्ठीय तरंग, ये इस सतह के ऊपर ही, और इसकी गति जो होती है बहुत कम होती है। गति कम होने के कारण सबसे ज्यादा जान माल की जो क्षति होती है वो इसी तरंग से होती है, एल तरंग के द्वारा ही होती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भूकंप की जो भविष्यवाणी है वह संभव तो नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। स्थानीय लोग जो होते हैं वो सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन हो, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, और तालाब के अंदर जो मछली होती है उनमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। सांप का धरातल पर आना, और सांप जो होते हैं वो बिल से बाहर आ जाते हैं, ऊपर धरातल पे आ जाते हैं। ये सब क्या है, ये संकेत हैं कि मतलब कि भूकंप आने वाले हैं। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में
रिक्टर स्केल पे 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप, भीषण भूकंप। ये भुज का जो भूकंप है वो काफी फेमस है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। और स्कूल की इमारत गिरने की वजह से 971 छात्र की मृत्यु और 31 शिक्षकों की मृत्यु की आशंका व्यतीत हुई थी उस समय। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण क्या हो गया था? आग लग गया था कई जगहों पर, विभिन्न स्थानों पे। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति के आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। और उसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उस टाइम के, तो वो केंद्र सरकार से अपील भी की थी। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रम के अनुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? कल्पना करें, मतलब सोचिए कि अगर स्कूल समय में ही अचानक से क्या हो जाए, भूकंप आ जाए, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार की अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। किस रसोई के काउंटर से, मेज के नीचे और दीवार के अंदर वाले जो कोने होते हैं, इनसे क्या करना चाहिए? हमें दूर रहना चाहिए। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। चिमनी से दूर रहना चाहिए। और जो टूटने वाली जो खिड़की हैं उनसे भी क्या रहना चाहिए? दूर रहना। दर्पण से, शीशे से एवं तस्वीर फ्रेम जो होते हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। अपने परिवार के सदस्यों के बीच में या फिर आसपास के लोगों को भूकंप से बचाव के लिए जागरूक करें और आपदा का सामना विश्वास से करें। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है? भूकंप का जो मापन होता है वो एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या अथवा उससे कम होती है, जिस भूकंप की जो तीव्रता होती है 2 या उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। उसका जो प्रभाव होता है वो ना के बराबर होता है। मतलब 2 से कम होगी तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, यह वस्तुओं के गिरने से
क्षति पहुंचा सकता है। यह वस्तु के गिरने के कारण क्या होते हैं, क्षति पहुंचा सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है, जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 से अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 6.0 अथवा इससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यह है भूकंप लेखी। मुख्य स्थलाकृति अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के क्रिया के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। नदी के जल के द्वारा क्या होता है, जो दृश्य भूमि होती है उसका अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, जब नदी क्या होती है, अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। तो इससे क्या बनता है, जल प्रपात बनता है। जैसे ये ऊपर से नदी गिर रही है, ये शैल क्या है, कठोर है, तो इसका अपरदन उतने तेजी से नहीं हो रहा और सीधे गिर रही, तो ये जल प्रपात का निर्माण कर रही है। ये शैल कठोर है, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल है, और जल की शक्ति द्वारा ये शैल का क्या हुआ है, अपरदन हुआ है, काटा गया है, जल प्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और जब नदी मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह मोड़दार मियांडर बन करके बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये विसर्प है, विसर्प कहते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। समय के साथ क्या होते हैं, विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनते हैं। जैसे ये क्या हो गया, झील का निर्माण हो गया क्योंकि इसका मुख्य नदी से संपर्क क्या हो गया, कट गया है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और कभी कभी नदी जो होती है अपने तट से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो आसपास का एरिया होता है उसमें बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, और बाढ़ जब आती है तो क्या होते हैं, महीन मिट्टी के बिछ जाती है और अन्य पदार्थों का और अपने साथ जो भी पदार्थ रहते हैं उनका निक्षेपण कर देती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, और जो नदी ला करके निक्षेपित करती है उसे हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इससे समतल यानी बराबर हो जाता है और बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है जो काफी उपजाऊ होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी का जो उठा हुआ हिस्सा होता है, तट होता है, जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है,
तो उसी को हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। इसको प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं, क्योंकि नदी खुद अपने द्वारा लाए गए मलबों को बिछा करके बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह होता है वह, पता नहीं क्या दिया है, दीपा हो जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह होता है वह काफी धीमा होगा, यहाँ पे धीमा हो जाता है, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। क्योंकि नदी तक पहुंचते पहुंचते उसका ढाल मंद हो जाता है, जिसके कारण उनका जो प्रवाह होता है वह काफी कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, तथा नदी जो होती है वो, नदी में वेग नहीं होता है, इसकी वजह से वो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, इधर उधर चारों तरफ। अब ये बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ये जो बाढ़ का मैदान है इसमें नदी क्या है, कैसी स्थलाकृति का निर्माण कर रही है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, और इसमें प्रवाह इतना धीमा हो जाता है कि अपने द्वारा जो लाए गए मलबे रहते हैं उनका निक्षेपण करने लगती है, क्योंकि उसमें नदी में वेग रहता नहीं है, तो वह अपने द्वारा लाए गए मलबे का क्या करने लगती है, निक्षेपण बिछाने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, और जितनी वितरिकाओं में अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है वह सब क्या करती हैं, अपने मुहाने पर जो अवसाद लाए रहते हैं उनका निक्षेपण करने लगती है, और इन्हीं अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, और इन्हीं अवसादों के संग्रहण से, इकट्ठा होने से डेल्टा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण से क्या होता है, तटीय स्थलाकृति बनते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है, जिससे क्या होता है, दरार विकसित हो जाता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, और समय के साथ साथ ये बड़ी भी हो जाती है और चौड़ी भी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, और इन गुफा के बड़े होने के कारण क्या होता है, इनमें सिर्फ जो ऊपरी छत होता है वही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जिसे तटीय क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। जैसे ये ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है, ये है तटीय मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, और लगातार अपरदन के कारण जो ऊपरी छत होता है ये भी टूट जाता है, और केवल दीवारें बचती हैं। और केवल क्या होती हैं, दीवार बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं, और दीवार जैसी, जैसे ये सिर्फ दीवार जैसी आकृति बची हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, और ये क्या करती हैं, ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं, और समुद्री तरंगे क्या करती हैं, किनारे पर अवसाद जमा कर देती है, जिससे पुलिन का निर्माण होता है। समुद्र के किनारे अवसाद के जमा करने की वजह से ही क्या होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद और हिमानी क्या होती है, बर्फ की नदी होती है। हिमनद अपने नीचे के कठोर शैलों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है।
अपने नीचे के कठोर सेलों को गुलासनी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासनी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है और इनकी वजह से क्या करती है, भूदृश्य जो बनते हैं उनका अपरदन कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं और ये निक्षेप क्या करते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवन क्या है, अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। जिन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं, छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो पवन होती है वह ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को क्या करती है, आसानी से काट देती है। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। इसलिए ऐसी सेल के जो आधार होते हैं वह संकीर्ण होते हैं और शीर्ष विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। और जो रेत होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, किसकी वजह से, हवा के चलने की वजह से। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। और जब ये बालू कण क्या होते हैं, निक्षेपित हो जाते, बिछ जाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपण पाए जाते हैं। चीन में क्या पाया जाता है, विशाल लोयस का निक्षेप पाया जाता है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सैल है, किनारा है, समुद्री गुफा है, तो सैल नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड़, तो निक्षेपण से क्या बनता है, हिमोड़ बनता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, बलन, बाढ़कृत मैदान, तो ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी और भूकंप दोनों, तो इसमें ज्वालामुखी दिया हुआ, ये हो जाएगा। छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो छत्रक शैल कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती हैं, हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में। तो चाप झील, नदी घाटी। इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th की चैप्टर नंबर 3 को समाप्त किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।